नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का जी दिल्ली एनसीआर हरियाणा में। मैं हूं आपके साथ दीपिका ओझा और आज हम ऐसे विषय पर बात करने वाले हैं जिसमें भारत में इस मुद्दे पर कम चर्चा होती है, या यूं कहिए कि एक ऐसी बीमारी जिसके बारे में लोग बात करने से कतराते हैं, उसके बारे में कम चर्चाएं इसलिए भी होती हैं क्योंकि लोगों में इस विषय में जागरूकता ही नहीं है। ऐसा क्या विषय है, इस बीमारी की शुरुआत कैसे होती है और क्यों इस विषय पर जागरूकता जरूरी है, इन तमाम पहलुओं को समझेंगे। और इन्हीं पहलुओं को समझाने के लिए हमारे साथ स्टूडियो में बहुत ही खास मेहमान मौजूद हैं जिनसे मैं आपका परिचय करा देती हूं। डॉक्टर अंशुमन अग्रवाल जी हमारे साथ मौजूद हैं जो कि सीनियर कंसल्टेंट हैं यूरोलॉजी एंड रोबोटिक, अपोलो हॉस्पिटल, न्यू दिल्ली। बहुत स्वागत है सर आपका। थैंक यू। सबसे पहले तो मैं चर्चा की शुरुआत आपके साथ करना चाहूंगी और आपसे समझना चाहूंगी, ये प्रोस्टेट कैंसर की जब हम बात करते हैं, आमतौर पर हमने कई तरह के कैंसर्स के नाम सुने हैं जो कि बहुत ज्यादा कॉमन हो जाते हैं लोगों के बीच में, लेकिन प्रोस्टेट कैंसर एक ऐसा कैंसर है जो लोगों के बीच में तब जाकर चर्चा का विषय बनता है जब किसी के अपनों के बीच में ये बीमारी डायग्नोस होती है। तो सबसे पहले तो मैं प्रोस्टेट कैंसर के बारे में समझना चाहूंगी कि आखिर ये बीमारी क्या है। देखिए दीपिका, बहुत अच्छा सवाल आपने उठाया है। प्रोस्टेट कैंसर एक ऐसा कैंसर है जिसके बारे में चर्चा बहुत ज़्यादा नहीं है, बहुत न्यूज़ हम लोग नहीं सुनते हैं, बहुत लोगों की शायद जानकारी भी होती नहीं, क्योंकि जो भी कैंसर्स मैं कहूँगा रादर प्रचलित हैं, बहुत ऐसा बोलना नहीं चाहिए कि कोई कैंसर का बहुत ज़्यादा प्रचार हो रहा है। तो जनरली हम लोग ब्रेस्ट कैंसर या ओवेरियन कैंसर या यूट्राइन कैंसर, सर्वाइकल कैंसर, जो लेडीज़ को बहुत ज़्यादा पीड़ित करते हैं, उन कैंसर्स की बातें होती हैं। लेकिन वहीं पे जो आदमियों को जो परेशान करने वाले कैंसर्स हैं, पॉसिबली उनकी बात मुझे लगता है कम होती है। मीडिया चैटर भी उसके बारे में कम है और ओवरऑल अवेयरनेस किसी से पूछो कि भाई आदमियों में कौन से कैंसर्स है जिससे आदमी परेशान हो सकता है, तो शायद किसी को मालूम भी ना चले। तो इसी तरह से एक प्रोस्टेट कैंसर है जो कि बहुत लार्ज प्रोपोर्शंस में बहुत ज़्यादा गिनती है जिसकी हमारी सोसाइटी में, लेकिन शायद उसके बारे में हमको मालूम नहीं है। और एक मैं आपको बात बताऊं जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है इससे रिलेटेड, जब हम लोग पढ़ते थे, जब हम MBBS, MS या MCH कर रहे थे, उस समय, मतलब ये बात मैं कर रहा हूँ लगभग 30 साल पुरानी, तो उस समय जो प्रोस्टेट कैंसर हम लोग के पास आता था वो सारा स्टेज 4 होता था। तो मतलब एक कैंसर ऐसा जो कि कंप्लीटली क्योरेबल है वो डायग्नोज ही स्टेज 4 में होता है, जबकि वो टोटली इनक्योरेबल हो जाता है। तो इसका मैं श्रेय सिवाय इग्नोरेंस के और किसी चीज को नहीं दे सकता। तो प्रोस्टेट जो है वो, जैसा कि यहाँ चारों तरफ हम लोग के चल रहे हैं, क्लिप्स चल रहे हैं, कि एक ग्लैंड है जो आदमियों में यूनिकली प्रेजेंट होता है और लेडीज में नहीं होता है। और ये ग्लैंड उम्र के साथ बढ़ता है, जो कि नॉर्मल जिसको कहते हैं प्रोस्टेट का एनलार्जमेंट या बिनाइन प्रोस्टेटिक एनलार्जमेंट, और कभी कभी इसमें ये कैंसर में भी परिवर्तित हो जाता है। तो जब ये कैंसर में परिवर्तित होता है तो ये लाइफ थ्रेटनिंग हो सकता है। बिल्कुल, ये समझना बेहद ज़रूरी हो जाता है जब हम किसी भी कैंसर कहते हैं, क्योंकि कैंसर का नाम सुनकर ही कोई व्यक्ति सहम जाता है। तो ऐसे में जब हम प्रोस्टेट कैंसर की बात कर रहे हैं तो सर मैं आपसे समझना चाहूँगी कि मुख्य तौर पर अब तक की जो रिसर्च में पाया गया है कि आखिर इसकी शुरुआत कैसे होती है किसी भी व्यक्ति में जो पाया जाता है। देखिए, प्रोस्टेट ग्लैंड तो हर मेल चाइल्ड में भी होता है, लेकिन ये ग्रो करना शुरू करता है लगभग जो हार्मोनल सिग्नल्स की वजह से ग्रो करता है, जो मेल हार्मोन होता है उसकी वजह से ग्रो करता है। लगभग 40 साल की उम्र से इसमें देखा गया है कि इसके सेल में परिवर्तन शुरू होता है, जो 80% ऑफ द टाइम्स बिनाइन होता है, जो कि नॉन कैंसरस परिवर्तन होता है। बट इन 20-30% ऑफ द केसेस ये कैंसर में भी परिवर्तित होता है। तो रिस्क प्रोस्टेट कैंसर का अगर माना जाए तो अर्लीस्ट 40s में शुरू होता है, और लेटेस्ट तो फिर एक उम्र के बाद तो ये भी कहा जाता है कि प्रोस्टेट कैंसर आपके साथ जी रहा होता है, बट वो फिर उस एज में घातक नहीं माना जाता। 85 है, 90 है, तो यूजुअली उस एज में प्रोस्टेट कैंसर घातक नहीं होता है और वो एक को एग्जिस्टिंग कैंसर है आपके साथ। अलार्मिंग सिचुएशन कब हो जाती है प्रोस्टेट कैंसर की, अगर हम बात कर रहे हैं? एक स्टेज तो हो गई कि वो आपके साथ जी रहा है, लेकिन जब उसकी शुरुआत होती है और सबसे ज्यादा खतरनाक स्टेज को कब अटेन कर लेता है? बहुत अच्छा सवाल है। और ये अलार्मिंग स्टेज प्रोस्टेट कैंसर की, जितनी भी यंग एज ग्रुप होगा, जितना भी आदमी यंग होगा, उतना ही प्रोस्टेट कैंसर ज़्यादा घातक होता है, उतने ही चांसेस होंगे कि उसकी डायग्नोसिस में डिले होगा, क्योंकि अमूमन आदमी जो है वो यकीन नहीं करता कि एक यंग एज में किसी को कैसे बीमारी हो सकती है। तो इसलिए यंग एज का प्रोस्टेट कैंसर, जैसे कि 40s में या 50s में अगर देखा जाए, तो सबसे ज़्यादा घातक होता है।
और अगर मान लीजिए कि वही जैसा मैंने पहले भी बताया, अगर आगे की तरफ डायग्नोज होता है, लेट डायग्नोज होता है 85-90 की तरफ, तो उतना ही इसकी मोर्टेलिटी कम होती है। और इसके सिम्टम्स की जहाँ तक बात की जाए कि कैसे पता चले कि ये बहुत क्या हमारे अंदर हो रहा है, तो इसकी शुरुआत तो यूरिनरी प्रॉब्लम से ही होती है। लोगों को जनरली पता चलता है यूरिन की प्रॉब्लम हो रही है और उसी के दौरान ये पता चलता है कि प्रोस्टेट कैंसर हो गया। कुछ लोगों को मेटास्टैटिक सिम्टम्स जैसे कि हड्डियों में बहुत ज़्यादा जाता है, तो अगर मान लीजिए कि हड्डी में किसी को दर्द हो रहा है, स्पेशली बैक एक हो रहा है या लोअर बैक एक हो रहा है, और वो इंसान 45, 50, 55 ईयर्स का है, तो ऐसी सूरत में प्रोस्टेट कैंसर का एक शक जरूर आना चाहिए ट्रीटिंग डॉक्टर के माइंड में, और उसको रूल आउट जरूर कर लेना चाहिए। क्योंकि आपने जिक्र किया जब अलार्मिंग सिचुएशन जो हमारे जो लाइफस्टाइल में जब बदलाव, यूरोलॉजी समस्याएं इस तरह की आती हैं, क्या आपके समय में आपके सामने कुछ ऐसे पेशेंट्स भी आते हैं जो इन समस्याओं का आम समस्या मानकर नजरअंदाज कर देते हैं और वो फिर कैंसर में तब्दील होती है? बहुत कॉमन सिचुएशन है कि लोग जो होते हैं इनिशियल सिम्टम्स की तरफ ध्यान नहीं देते, और उनको मान लीजिए कि रात में बार बार उठ के यूरिन पास करना पड़ रहा है, या पेशाब धीरे धीरे हो रहा है, या बार बार यूरिन जाना दिन में भी पड़ रहा है, कभी पेशाब कपड़ों में निकल जा रहा है। तो इन सब सिम्टम्स को लोग ये मानते हैं कि भाई ये तो एजिंग के साथ होता है। बहुत से 60s या 70s रिटायर्ड लोग हैं, वो लोग पार्क में घूमने जाते हैं, वहाँ अपने कोलीग से बात करते हैं या अपने कंपेनियन से बात करते हैं, तो वो कहते हैं यार ये तो हमको भी हो रहा है, तुमको भी हो रहा है। तो मुझे तो ऐसा बताया गया कि मेरा प्रोस्टेट थोड़ा सा बढ़ रहा है, नॉन कैंसरस एनलार्जमेंट है बट हो रहा है। तो वो लोग यही सोच के चलते हैं कि यार ये तो सभी एजिंग लोगों को हो रहा है और इसमें कोई नई बात नहीं है। तो दैट इज हाउ दैट 20-30% ऑफ पेशेंट्स जो उनको की कैंसर है वो मिस आउट हो जाते हैं। और इसीलिए जरूरी होता है कि सही समय पर डायग्नोसिस हो जाए। भारत के लिहाज से अगर डॉक्टर साहब मैं बात करूं तो ये समस्या कितनी बड़ी समस्या बनती जा रही है? देखिए, भारत में आबादी हम लोग जानते हैं हमारे यहाँ सबसे ज़्यादा है, और जो स्टैटिस्टिक्स है वो हमारी रिकॉर्ड कीपिंग सबसे पुअर है। हालांकि वी हैव गॉट अ नेशनल कैंसर रजिस्ट्री जिसके हिसाब से तकरीबन 40 to 50,000 न्यू केसेस आते ही आते हैं प्रोस्टेट कैंसर के एवरी ईयर। मैं जो समझता हूँ ये टिप ऑफ द आइसबर्ग है, और केसेस इससे बहुत ज़्यादा होंगे क्योंकि बहुत सारे लोगों जिनको हेल्थ केयर फैसिलिटीज़ अवेलेबल ही नहीं हैं, वो लोग को पता ही नहीं चलेगा कि उनको प्रोस्टेट कैंसर हुआ है। यंग एज में मोर्टेलिटी रेट हाई है, इवन 50s 60s में मोर्टेलिटी रेट हाई है प्रोस्टेट कैंसर से, तो कई लोग को पता ही नहीं चलेगा कि उनको प्रोस्टेट कैंसर एक एडवांस स्टेज का हो गया। और अगर वो मान लीजिए कि किसी ट्रीटमेंट हेल्थ केयर फैसिलिटी को उनका एक्सेस नहीं है तो कभी डायग्नोज नहीं हो पाएगा। तो जो डेटा हम लोग को मिलता है कि भाई साहब 50,000 न्यू केसेस या 60,000 न्यू केसेस, आई थिंक दैट इज जस्ट द टिप ऑफ द आइसबर्ग। अब तो बात हुई कि अगर जो समस्या अगर आ गई है, समस्या किसी को डायग्नोस हो गया प्रोस्टेट कैंसर, आम कैंसर में हम देखते हैं कि उसी तरह कीमोथेरेपी की जाती है, कई तरह के सेशन किए जाते हैं। अब बीमारी अगर हो गई है तो बीमारी का इलाज क्या उसी तरह जिस तरह से आम कैंसर का होता है प्रोस्टेट में, या कुछ अलग होता है? देखिए, जो भी चीजें आम कैंसर में होती हैं वो तो प्रोस्टेट कैंसर में होती ही हैं। उसके अलावा इसकी बहुत सारी यूनिक पॉइंट्स हैं। तो जैसे कॉमनली मैं अपने पेशेंट्स को जिस तरह से समझाता हूं कि भाई अगर हम प्रोस्टेट कैंसर को एक स्पेक्ट्रम माने और उस स्पेक्ट्रम की शुरुआत में एक बिल्ली है और एंड में एक टाइगर है, तो वो जो स्पेक्ट्रम की शुरुआत होती है, जो बिल्ली नुमा कैंसर मतलब कि बहुत डेंजरस नहीं हुआ, और एक हो गया जो शेर नुमा कैंसर है, जो टाइगर है, जो कि बहुत डेंजरस लाइफ थ्रेटनिंग है। तो इस पूरे स्पेक्ट्रम में ऐसे बहुत सारे लोग होते हैं जो कि एट द बिगिनिंग ऑफ द स्पेक्ट्रम होते हैं, जिसको कि हम नॉन थ्रेट टू लाइफ मानते हैं, और एक होते हैं जो कि जिसको थ्रेट टू लाइफ मानते हैं। तो इस तरह से बाकी सारे कैंसर्स को हम लोग नहीं डील करते हैं, बट प्रोस्टेट कैंसर एक ऐसी चीज है जो कि एक इंसान को हम ऐसे भी बोलते हैं कि आप इस कैंसर के लिए कोई भी ट्रीटमेंट मत करिए और हम आपको सिर्फ एक्टिव सर्विलेंस में रखेंगे या वॉचफुल वेटिंग में रखेंगे। ऐसा और कैंसर्स के साथ नहीं होता है। नॉर्मली ऐसा आप किसी और कैंसर में प्रिस्क्राइब नहीं करेंगे, बट प्रोस्टेट कैंसर में ये चीज़ है। और प्रोस्टेट कैंसर एक हार्मोन डिपेंडेंट कैंसर होता है, तो उसका इलाज भी हार्मोन के द्वारा मुमकिन है। कीमोथेरेपी इसमें बिल्कुल ही लास्ट का स्टेप माना जाता है, जबकि कैंसर बहुत एडवांस होता है और चीज़ों को रिस्पॉन्ड नहीं कर रहा होता है, तो इसमें जनरली कीमोथेरेपी आती है। पहले इफेक्टिव कीमोथेरेपी भी अवेलेबल नहीं थी, बट अब अवेलेबल है। तो ये प्रोस्टेट कैंसर थोड़ा सा यूनिक जरूर है फ्रॉम अदर कैंसर्स इन टर्म्स ऑफ बिहेवियर, इन टर्म्स ऑफ ट्रीटमेंट, इन टर्म्स ऑफ अप्रोच टू ट्रीटमेंट। आपको क्या लगता है, क्योंकि आपने लंबे दौर से अब तक ऐसे पेशेंट्स को देखा होगा, मैं आपके अनुभव से ये समझना चाहूंगी कि जब एक व्यक्ति जैसे प्रोस्टेट कैंसर डायग्नोस होता है तो वो किस स्थिति में आप जैसे डॉक्टर्स के पास में और किन उम्मीदों के साथ पहुंचता है? देखिए, अगर प्रोस्टेट कैंसर
डायग्नोसिस टाइमली हुआ है किसी का। और एक बात जो हम लोग अभी जिक्र नहीं कर रहा है जिसका हम लोगों ने, मेरे ख्याल से प्रोस्टेट कैंसर के लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है कि अवेयरनेस तो है ही है, उसके अलावा ये एक इकलौता कैंसर है जिसमें कि बहुत ही इफेक्टिव मार्कर हमारे पास PSA नामक एक ब्लड टेस्ट होता है जो कि बहुत इफेक्टिव है। 60 to 70% इसकी एक्यूरेसी होती है, जो कि बहुत सारे मार्कर्स की नहीं होती है इतनी एक्यूरेसी, बट इसकी है। और अगर किसी का PSA बहुत बढ़ा हुआ है तो उसको अपने आप को स्क्रीन जरूर कर लेना चाहिए प्रोस्टेट कैंसर के लिए। तो अगर किसी आदमी को प्रोस्टेट कैंसर स्क्रीनिंग में पकड़ा गया है और मान लीजिए कि कोई आदमी अपना एक हेल्थ चेक कराने किसी हॉस्पिटल में गया, उसका वहाँ पे PSA हो गया और उसको साइलेंट कैंसर पड़ा था, उसको उसकी अवेयरनेस भी नहीं थी और उसको उसका कोई सिम्टम भी नहीं था, तो ऐसे सूरत में अगर हमने उसको बहुत अर्ली कैच कर लिया तो सर्जरी के द्वारा इसका कंप्लीट क्योर या रेडिएशन के द्वारा इसका कंप्लीट क्योर किया जा सकता है। इसके साथ साथ क्योंकि फीमेल्स में कई तरह के ऐसे कैंसर्स हैं जिनसे बचाव के लिए पहले ही कई तरह की वैक्सीनेशन अवेलेबल हैं, तो क्या प्रोस्टेट कैंसर के लिए भी इस तरह का कुछ वैक्सीनेशन या मेडिकल ट्रीटमेंट पहले से ही अवेलेबल है? नहीं, ऐसा कोई प्रोस्टेट कैंसर के लिए अभी तक तो ऐसा कुछ आया नहीं है, जो कि जैसे कि सर्वाइकल कैंसर के लिए आजकल HPV वैक्सीनेशन चल रहा है, तो इस तरह का कोई वैक्सीनेशन प्रोस्टेट कैंसर के लिए अभी नहीं आया। आई एम श्योर कि साइंटिस्ट हमारे लगे होंगे, इसकी खोज कर रहे होंगे, क्योंकि ये एक सिग्निफिकेंट हेल्थ बर्डन है और इतना बहुचर्चित नहीं है जैसा कि और बाकी कैंसर्स हैं, बट एक सिग्निफिकेंट हेल्थ बर्डन जरूर है। तो आई एम श्योर पीपल आर ऑन इट, दे आर ट्राइंग टू फाइंड अ वैक्सीन फॉर प्रोस्टेट कैंसर, बट अभी तक तो सो फार नहीं है। एंड देयर इज नथिंग प्रिवेंटिव, ऐसी कोई 4 गोलियां नहीं है जो आप खा लें तो शायद आपको प्रोस्टेट कैंसर कभी हो ना। लाइफस्टाइल का कितना असर पड़ता है? जो लोग स्मोक करते हैं, ड्रिंक करते हैं, वो कितने प्रोन होते हैं इसके? देखिए, लाइफस्टाइल का जहां तक सवाल है, ओबेसिटी इज अ नोन रिस्क फॉर प्रोस्टेट डिजीजेस एंड सो इज प्रोस्टेट कैंसर वन ऑफ देम। बाकी एज सच कोई डायरेक्ट कोरिलेशन स्मोकिंग या अल्कोहल इनटेक से प्रोस्टेट कैंसर का नहीं है, जैसे कि लंग कैंसर या ब्लैडर कैंसर। अगर मैं यूरोलॉजिकल कैंसर्स की बात करूं तो ब्लैडर कैंसर का स्मोकिंग से डायरेक्ट रिलेशन है, बट प्रोस्टेट कैंसर का एज सच कोई बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड लाइफस्टाइल चीजों के ऊपर उसका डिपेंडेंस नहीं है। एक बार फिर से मैं आपसे समझना चाहूंगी, क्योंकि आपने जिस तरह से एज ग्रुप का जिक्र किया कि सबसे ज्यादा जो अलार्मिंग सिचुएशन हो जाती है जब 40s में कोई भी मेल पहुंचता है, वहां से उसे कॉशियस होने की जरूरत हो जाती है प्रोस्टेट कैंसर के लिहाज से। तो मैं पूरे इस मेडिकल प्रोसीजर को आपसे एक बार समझना चाहूंगी, ताकि हम जो दर्शक आपको देख रहे हैं और सुन रहे हैं उनके लिए ये चीज आसान हो जाए कि जब आप 40 के एज में पहुंचते हैं तो आपको तब से लेकर किस एज तक क्या क्या प्रिकॉशन प्रोसीजर अपनाने चाहिए, ताकि भगवान न करे आपको इस तरह की कोई समस्या का सामना करना पड़े? देखिए, सबसे पहली चीज तो है कि क्या फैमिली हिस्ट्री प्रोस्टेट कैंसर की है। तो अगर किसी के फादर को प्रोस्टेट कैंसर हुआ है, इवन फर्स्ट डिग्री रिलेटिव्स लाइक अंकल जैसे चाचा या ब्रदर को किसी को प्रोस्टेट कैंसर है, तो उस फैमिली में प्रोस्टेट कैंसर का इंसिडेंस ज्यादा है। तो जो फर्स्ट डिग्री रिलेटिव्स होते हैं उनका प्रोस्टेट कैंसर का चांस ज्यादा होता है। कुछ जेनेटिक टेस्ट, जेनेटिक काउंसलिंग के रूप में उपलब्ध हैं, जिसको कि जिनमें फैमिलियल कैंसर्स होते हैं उसमें उन जीन्स को देखा जा सकता है कि उन जीन्स में कुछ ऑल्टरेशन है कि नहीं है, और क्या इस इंसान को प्रोस्टेट कैंसर का आगे चल के रिस्क हो सकता है या नहीं। तो जेनेटिक टेस्टिंग की जा सकती है फॉर सॉर्ट ऑफ प्रोग्नोस्टिकेशन ऑल्सो, एंड कि आगे इनको कभी ऐसा हो सकता है या नहीं। कोई चीज़ 100% नहीं होती है, बट की जा सकती है। तो फैमिली हिस्ट्री बहुत इंपॉर्टेंट है। और अगर किसी को सिम्टम्स हैं, यूरिन के कोई भी सिम्टम्स हैं, जैसा कि मैंने बताया, पेशाब रुक रुक के आना या पेशाब में दर्द होना या पेशाब में खून आना, रात में बार बार जाना, कपड़ों में पेशाब का निकलना, उन लोगों को सबको अपने लिए एक बार प्रोस्टेट कैंसर की स्क्रीनिंग करवा लेनी चाहिए। अगर किसी को अनएक्सप्लेन्ड बैक पेन है, कोई भी लॉन्ग बोन का पेन है, हिप में पेन हो रहा है, बैक में पेन हो रहा है, शोल्डर्स में पेन हो रहा है, और यूरिन की भी प्रॉब्लम है, तो ऐसे लोगों को प्रोस्टेट कैंसर स्क्रीनिंग करवा लेनी चाहिए। जैसे मैंने बताया कि बहुत ही सरल है, एक ब्लड टेस्ट जो कि PSA होता है, उसको अगर कराएं तो वो आपको 60 to 70% ऑफ द टाइम्स ये बता सकता है कि आपको प्रोस्टेट कैंसर है या नहीं है। इवन PSA की जो वैल्यूज होती हैं वो आपको बता सकती हैं कि क्या आगे जाके आप प्रोन हो सकते हैं प्रोस्टेट कैंसर के लिए या नहीं। तो इट्स वेरी सिंपल, आई थिंक कोई बहुत बड़ी चीज़ नहीं है, सभी डॉक्टरों को इस बारे में जानकारी है। हाँ, PSA कब करना चाहिए, कैसे करना चाहिए, कुछ सिचुएशंस में नहीं करना चाहिए, तो वो जानकारी भी लोगों को होनी चाहिए, स्पेशली जो हेल्थ केयर गिवर है, जो हेल्थ केयर प्रोफेशनल है, कि भाई कब PSA नहीं कराना है। अब इन्फेक्शन में करा दिया और उसका किसी का PSA बढ़ के आ गया तो एक अननेसेसरी वो इंसान, उसकी फैमिली स्लीपलेस नाइट्स स्पेंड करेंगे। तो कब करना है, कब नहीं करना, तो मैं यही सलाह दूंगा कि अगर ज़रा भी शक है, घर की हिस्ट्री है,
फादर को, ब्रदर को, अंकल को, किसी को भी प्रोस्टेट कैंसर हुआ है तो 40 प्लस में एक बार अपना चेकअप जरूर कराएं। और अगर पीएसए बहुत ही कम किसी का निकलता है तो फिर वो 2-3 साल तक भी अपना चेकअप ना भी कराए तो भी चलता है। पिछले अगर 10 सालों के आंकड़ों पर नजर डाली जाए, क्योंकि आप लोग तो लगातार स्टडी भी करते होंगे और ऐसे पेशेंट से मिलते भी हैं, प्रोस्टेट कैंसर के केसेस में क्या आपने एक कहें कि स्लोप इंक्रीज होते हुए देखा है, और आगे के 10 साल आप किस तरह से देखते हैं अगर इस प्रोस्पेक्ट से हम बात करें तो? देखिए, डेफिनेटली प्रोस्टेट कैंसर में बहुत इजाफा हुआ है। अब वो इंक्रीज जो है, इंक्रीज इन नंबर्स, वो अवेयरनेस की वजह से हो रहा है, हेल्थ स्क्रीनिंग्स की वजह से हो रहा है, क्योंकि आजकल हर बड़े हॉस्पिटल में हेल्थ चेकअप होता है। अगर आप देखें तो जो भी स्टैंड अलोन लेबोरेटरीज हैं जो कि बहुत सारे टेस्ट करते हैं, वो लोग एडवर्टाइज करते हैं खुलेआम कि साहब होल बॉडी चेकअप, होल बॉडी चेकअप, तो और कुछ नहीं तो उसमें ब्लड टेस्ट तो सारे हो जाते हैं और पीएसए कॉमनली उसका एक पार्ट होता है। तो और इंक्रीजिंग अवेयरनेस, तो आई वुड से कि प्रोस्टेट कैंसर कितना सोसाइटी में पहले से इंक्रीज हो रहा है या वो पकड़ा ज्यादा जा रहा है जिसकी वजह से हम लोग उसको आज मॉडर्न मेडिसिन की वजह से उसको ट्रीट कर पा रहे हैं, इसमें कोई शक नहीं है कि हम लोग पहले से बहुत ज्यादा प्रोस्टेट कैंसर के केसेस देख रहे हैं। मेरा ये मानना है कि कुछ हद तक इसका जो आज की तारीख में जो अवेलेबिलिटी ऑफ स्क्रीनिंग है, वो बढ़ती हुई अवेयरनेस, ये सब इसके लिए कुछ हद तक जिम्मेदार है। किसी भी बीमारी का अगर उपचार आसान हो तो जो मरीज होते हैं उन्हें अस्पतालों में जाने में ज़्यादा दिक्कत नहीं होती है। कैंसर्स की जब हम बात करते हैं तो कैंसर का नाम सुन के ही लोग इसलिए डर जाते हैं क्योंकि उन्हें लंबे लंबे अस्पतालों के चक्कर काटने पड़ते हैं और एक लंबा प्रोसीजर रहता है। ऐसे में अगर मैं प्रोस्टेट कैंसर की बात करूं तो भारत में इलाज के लिहाज से कितना, अगर किसी व्यक्ति को प्रोस्टेट कैंसर होता है तो किन चुनौतियों का सामना करना पड़ता है? देखिए, प्रोस्टेट कैंसर जो, इसमें सबसे बड़ी बात तो ये होती है कि अगर यंग एज में हो रहा है तो फिर एक लाइफ थ्रेट आ जाता है। तो आपको अपना फैमिली भी उस समय आपका कंप्लीट नहीं है, मतलब या आपका बच्चे सेटल हो रहे हैं या बच्चे पढ़ाई कर रहे हैं, आपको उनका फ्यूचर भी सामने दिखाई दे रहा है। तो एज अ मेल व्हेन यू आर टेकिंग केयर ऑफ द फैमिली एंड यू आर द सोल अर्नर ऑफ द फैमिली, तो अगर आपके कुछ भी ऑफ डेज होते हैं तो वो आपके इनकम के ऊपर इम्पैक्ट करते हैं। तो ये सारी चीज़ें, इसमें चैलेंजेस तो किसी भी कैंसर की डायग्नोसिस में होते हैं और प्रोस्टेट कैंसर की डायग्नोसिस कोई इससे डिफरेंट नहीं है। चैलेंजेस हमेशा होंगे जब भी कोई भी कैंसर शरीर में निकलेगा। प्रोलॉन्ग ट्रीटमेंट्स होते हैं और डायग्नोसिस में भी टाइम लगता है, बायोप्सी होती है, पेट स्कैन्स होते हैं। तो ये सारी चीज़ें तो प्रोस्टेट कैंसर को कोई नई चीज़ नहीं है, ये सभी कैंसर्स के लिए कॉमन है। इसका ट्रीटमेंट कितने लंबे समय तक चलता है और पूरी तरह से क्योर होने में कितना वक्त लग जाता है एक पेशेंट को? देखिए, अगर मान लीजिए ऑर्गन कन्फाइंड प्रोस्टेट कैंसर है, मतलब कि जो कैंसर सिर्फ प्रोस्टेट में सीमित है, तो अगर आज हम उसमें 2 विकल्प होते हैं, एक सर्जरी होता है, एक रेडिएशन होता है। दोनों की कुछ फाइनल क्राइटेरियाज होते हैं जो कि हमारे स्टॉक के स्कोप के बियॉन्ड है, लेकिन फिर भी अगर मान लीजिए यंगर एज ग्रुप है तो सर्जरी प्रेफर्ड ट्रीटमेंट होता है, जो कि आजकल हम लोग रोबोटिक सर्जरी के द्वारा करते हैं। तो मैं ये बोलूँगा कि भाई नॉर्मली हम हॉस्पिटल में पेशेंट्स को 4 से 5 दिन रखते हैं, लेकिन कुछ उसके साथ रिकवरी में 2 हफ्ते 3 हफ्ते लग जाते हैं। कुछ उसकी पिक्यूलियर प्रॉब्लम्स होती हैं, जैसे यूरिनरी इशूज़ होते हैं, वो सॉर्ट आउट होते हैं, वो कुछ महीने भी लग सकते हैं। अगर हम लोग रेडिएशन की बात करें तो मॉडर्न रेडिएशन टेक्नोलॉजी में 5 से 6 हफ्ते जो स्टैंडर्ड रेडिएशन होता है उसमें लगता है। कुछ बार लोग थोड़ा फास्ट रेडिएशन कर सकते हैं, उसमें 2 हफ्ते लगते हैं। तो कुल मिला के टाइम आई वुड से कि 1 मंथ अगर एवरेज में निकाल लूँ कि रिकवरी टाइम इज़ 1 मंथ, बट पेशेंट तो पहले दिन से अप एंड अबाउट रहता है। तो ऐसा सर्जरी में ये नहीं कि आप 1 महीने के लिए बिस्तर से स्टक हो गए कि आप बेड रिडन है, ऐसा कुछ नहीं है। आप पहले दिन से चलते फिरते रहते हैं। हाँ, थोड़ा आईवी फ्लूइड्स होते हैं या आईवी एंटीबायोटिक्स हैं या कैथेटर, पेशाब के रास्ते की जो ट्यूब होती है वो लगी हुई है। ये सब हफ्ते 10 दिन 15 दिन मैक्सिमम रहता है, उसके बाद यू आर अप एंड अबाउट, ऐसा कुछ भी नहीं है। डॉक्टर साहब, क्या ऐसा भी होता है, क्योंकि अभी आपने कहा कि बहुत ही नॉर्मल प्रोसीजर रहता है, और लेकिन क्या ऑपरेशन से पहले किसी तरह के प्रिकॉशन, ऑपरेशन के बाद कुछ प्रिकॉशन होते हैं? प्रिकॉशन तो ऑपरेशन से पहले मैं सबको यही अर्ज करता हूँ कि वेट जितना कम हो उतना बेटर है, क्योंकि इसके ऑपरेशन में कुछ खास कॉम्प्लिकेशंस जैसे डीप वीनस थ्रोम्बोसिस वगैरह ये सब चीज़ें होती है। तो अगर इंसान का वेट जितना ज़्यादा होगा उतना ही इन सब चीज़ों में, ऑपरेशन में या किसी नॉन ऑपरेटिव ट्रीटमेंट में मोडालिटीज़ में भी प्रॉब्लम ज़्यादा आती है। तो और इसके अलावा कोई बहुत बड़ा कोई प्रिकॉशन या कुछ वो नहीं। हाँ, लाइफस्टाइल ज़रूर आपको अपना कुछ मॉडिफाई करना पड़ेगा। क्या आपने इतने केसेस हैंडल किए होंगे, क्या आपके मेमोरी में अब तक कोई ऐसा केस जो आपको लगा हो कि सबसे ज़्यादा हैंडल करने में मुश्किल रहा हो, प्रोस्टेट कैंसर से जुड़ा डेंजरस एक्सपीरियंस?
मैं ऐसा कोई एक केस तो नहीं कह सकता, बट ऐसे अनेकों केस होंगे शायद जिसमें कि लगता है कभी कभी आपको कि आप अपना भरपूर प्रयास करने के बाद भी आप जो है किसी चीज़ के ऊपर विजय नहीं पा रहे हैं। तो वो तो फिर अब मेडिकल साइंस की मैं कहूँगा या तो लिमिटेशन है, या अभी मेडिकल साइंस जो है वो ह्यूमन क्रिएशन या गॉड के क्रिएशन से ऊपर तो उठ नहीं पाई है, और ना कभी शायद मेरे हिसाब से उठ सकती है। तो अभी ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं जो हम लोगों को नहीं मालूम है, जो हमारे सामने दिन पे दिन ट्रीटमेंट प्रोग्राम्स हर चीज़ के चेंज होते जा रहे हैं, प्रोटोकॉल्स बदलते जा रहे हैं। तो मैं यही कहूँगा कि जितने भी अभी तक मेरे पास यंग लोग रहे हैं, जितने भी जो भी स्पेशली जो 40s और 50s में रहे हैं, आई थिंक दे हैव बीन द मोस्ट चैलेंजिंग केसेस टू हैव डेल्ट विद। तो यही मैं कहूँगा कि जो भी यंग एज का प्रोस्टेट कैंसर है, हमेशा मैं इसी बात पे एम्फेसाइज किया है, वो सबसे चैलेंजिंग होते हैं। और उसमें कोई ज़रूरी नहीं कि आप एक ही ट्रीटमेंट करके उसको ठीक कर पाएँ। हो सकता है उसमें आपको सर्जरी भी करनी पड़े, रेडिएशन भी करनी पड़े, फिर कुछ हार्मोनल ट्रीटमेंट भी करने पड़े। तो आपको अपने पास जितने भी हथियार होते हैं कैंसर के अगेंस्ट, वो आपको सारे हथियार यूज़ करने पड़ सकते हैं। बिल्कुल। आपके अनुभव से क्या आपको लगता है कि अब तक, चूंकि हमने शुरुआत में ये जिक्र किया कि प्रोस्टेट कैंसर एक ऐसा कैंसर है जिसके बारे में बहुत ज़्यादा चर्चा नहीं होती है, या यूं कहें कि लोगों के बीच में इतनी ज़्यादा जागरूकता ही नहीं है इसको लेकर, तो जागरूकता के लिए जो कदम उठाए जा रहे हैं या जो इसके बारे में चर्चाएं हो रही हैं, वो अभी आपको लगता है कि मेडिकल साइंस के हिसाब से पर्याप्त है, या अभी और कदम उठाए जाने की जरूरत है? बहुत कदम उठाए जाने की ज़रूरत है। सबसे बड़ी चीज़ तो मेरे हिसाब से मुझे लगता है कई बार मेल ईगो ही होती है, क्योंकि वो एक्सेप्टेंस ही नहीं होती है कि हमें कोई प्रॉब्लम हो सकती है। तो वो एक सबसे बड़ा ब्लॉक है इन गोइंग एंड ऑब्टेनिंग अ हेल्थ केयर ओपिनियन और या हेल्थ केयर प्रोफेशनल से मिलने का। तो अगर आप ये सोचते हैं कि हमको क्या होगा, हमको तो कुछ प्रॉब्लम ही नहीं हो सकती, और आप एक बिंदास लाइफस्टाइल जी रहे हैं और कभी आपने कभी अपना हेल्थ चेकअप नहीं कराया, तो देन सडनली ऐसी प्रॉब्लम आती है कि फिर वो एक नाइलाज फॉर्म में हो जाती है। तो अगर आप थोड़े से हम्बल हैं और आप टाइमली अपने मेडिकल चेकअप्स करवाते हैं, मैं नहीं कहता कि हर दूसरे चौथे महीने आप खड़े हो जाइए अपने चेकअप करवाने के लिए, लेकिन साल 2 साल में एक बार करा लीजिए, उतना ही बहुत होता है, उससे ज़्यादा करने की ज़रूरत नहीं होती है। तो अगर आप इतना करेंगे तो आपके लिए इतना बहुत होगा, और एक अर्ली स्टेज पे बीमारी का डिटेक्शन किया जा सकता है और उसको क्योर किया जा सकता है। बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब आपका हमारे बीच में जुड़कर हमारे दर्शकों तक ये महत्वपूर्ण जानकारी पहुंचाने के लिए, क्योंकि प्रोस्टेट कैंसर एक ऐसा कैंसर है जिसके बारे में देश में चर्चा तो कम होती है, लेकिन दिन प्रतिदिन इसके मामले लगातार बढ़ते जा रहे हैं, और ऐसे में जरूरी है कि आप इन बढ़ते मामलों को देखते हुए इस प्रोस्टेट कैंसर को भी लोगों के बीच में पहुंचाया जाए, उसके बारे में जागरूकता, ताकि लोग पहले से ही सतर्क रहें, अवेयर रहें। फिलहाल के लिए इस खास कार्यक्रम में इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार। नमस्कार।